क्योंकि नीट के लिए टाइम थोड़ा कम बचा है तो अंडरस्टैंड घबराहट हो रही होगी। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर 200, 250, 300 के आसपास आ रहा है तो स्कोर इम्प्रूव कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो लास्ट के 30 डेज़ बचे हैं, एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि अभी अगर तुम नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। देर इज़ नो यूज़ ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड राइट नाउ। 30 डेज़ डू और डाई वाली बात है। अगर अभी नहीं होता है तो नीट के बाद तुम फिर सोचना कि नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, आई टेल यू। देखो अगर तुम्हारा स्कोर 300 बिलो आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हारी बायो स्ट्रांग नहीं है, और अगर अभी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो कन्फ्यूजन आएगी, राइट। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। लेक्चर्स लंबे लंबे देखना या फिर लंबे लंबे थ्योरी के पीछे भागना इज़ नॉट एट ऑल ऑप्टिमल राइट नाउ। अभी तुम ये मत कहो कि भैया मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए पूरा साल था यार, अब कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। अब ज़्यादा एसेंशियल है कि हम प्रैक्टिकलिटी के पीछे जाएं। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, भले ही तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़े लोग जो है आवाज़ उठाएंगे कि भाई बिना कॉन्सेप्ट बनाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो तुम पेपर उठाओ, कोई भी लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, तुम देखोगे क्वेश्चंस वहाँ 2-3 टाइप के ही आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें फार्मूला लगता है लेकिन फार्मूले की एप्लीकेशन समझनी पड़ती है। मतलब अगर किसी ने पहले वो क्वेश्चन लगा रखा होगा तो उसको पता होगा फार्मूला मोल्ड करके कैसे यूज़ होना है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्ञान यूज़ होता है, तुम्हारी थ्योरी यूज़ होती है। ये मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कीपिंग दैट इनटू अकाउंट, अगर तुम इनकी परसेंटेज देखोगे कि पेपर में कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चन इन तीनों कैटेगरी में से आए थे, तो तुम देखोगे असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं मेजरली, या जिनमें बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगता है, कोई फार्मूला एप्लीकेशन या फार्मूला का मोल्डिंग नहीं लगता है, वो कम होते हैं। इसका मतलब अगर अभी तुम कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागोगे तो एक फ्लॉ होगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। लंबे लंबे लेक्चर देखने से सीडो कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि यार ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो अगर अभी तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है तो बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ सबसे पहले बायो पे फोकस करो। बायो में सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है तुम्हें करनी चाहिए। मैंने पर्सनल मेंटरशिप में बच्चों को ये कराई थी और 2-3 डेज़ के अंदर ही इंप्रूवमेंट आने लगा था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बायो में एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू। अब एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू क्या है? मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन अब कर रहे हैं तो मैंने नोटिस किया कि यार बायो का क्विक रिवीजन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाते हैं, जब कोई भी चैप्टर आपको कवर करना होता है तो 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप लेक्चर देखोगे थ्योरेटिकल लंबे लंबे यूट्यूब में जाके 1 शॉट देखोगे, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप अपने नोट से पढ़ोगे, या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। तीनों में अपने अपने फ्लॉज और तीनों टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया 5 to 7 ईयर्स के, और मैंने देखा मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी में 4 जगह हैं जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम और समरी। मतलब आपने देखा होगा हर एक पैराग्राफ के नीचे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, वो एग्जाम्पल्स एज इट इज़ पूछे आते हैं, भले ही ऑड वन आउट में पूछे हैं, कैसे भी पूछे हैं। सेकेंड चीज़ टेबल्स, जितनी टेबल्स दे रखी होती है वहाँ से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं, सब कुछ वहाँ से आता है। जितने डायग्राम्स बना रखे हैं उनकी लेबलिंग देखो, नीचे जो माइन्यूट टेक्स्ट दे रखा है वो अच्छे से देखो, और समरी की एक एक लाइन अंडरलाइन करो और अपने आप से पूछो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठता तो मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता था। हर एक लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। और 2024 के पेपर की बात करूँ तो 73% ऑफ क्वेश्चन इन 4 जगह से ही आए थे। तो अगर तुम्हारी बायो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्कोर 300 से कम आ रहा है, तो तुम 2 चीज़ें करोगे। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू, मतलब 11th और 12th की एनसीईआरटी में हर चैप्टर में 4 चीज़ें कवर करोगे। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, और लास्ट 3 to 5 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करना मतलब पेपर आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हो गया वो तो चलो आप देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन गलत हुआ है। जो क्वेश्चन सही हुआ लेकिन तुक्के से सही हुआ, जिस क्वेश्चन में तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, जिस क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया, और जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, ये सारे क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ तुम एनालिसिस नोटबुक में ऐड करो। जिन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया, आप लोगों ने एनालिसिस नोटबुक बना रखी है। जिन्होंने नहीं बनाई है, आई सजेस्ट यू एक एनालिसिस नोटबुक अभी भी टाइम है, बना लो। वहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो जो चैप्टर का है जो गलत हो गया, जो चैप्टर नेम लिखो, टॉपिक नेम लिखो, एक्चुअल मिस्टेक क्या है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, और उसके बाद उसका एक्चुअल आंसर क्या होना है। ये चीज़ें करो। अगर आप ये कर देते हो, आई प्रॉमिस यू बायो में आपका स्कोर 300 प्लस जाने लगेगा। वंस दैट इज़ हैपनिंग, उसके बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को टारगेट करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री को टारगेट करने के लिए मैं आपको एलिमेंट्स बता देता हूँ जो आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को मिस आउट मत करना। अब देखो हर एक बच्चे का ना शेड्यूल अलग होता है।
अगर मैं अभी आपको एक स्ट्रैटेजी बना के दे दूँ, हो सकता है वो सबके लिए एप्लीकेबल ना हो सकता है कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता हो सकता है किसी के ऑलरेडी टारगेट्स चल रहे हैं, कोई कोचिंग में जाते हैं, वट एवर द थिंग इज़। मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ से पेपर पूछा जाएगा, प्लीज़ इनको कवर कर लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले सॉल्ड एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन कर लो। बैक एक्सरसाइजेस जो है ऑर्गेनिक की अच्छे से करो, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा समरी अच्छे से करो, समरी के नीचे डायमेंशंस की टेबल दे रखी है फिजिक्स के एनसीईआरटी में, अच्छे से करो। उसके अलावा पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस दे रखे हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी में, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस साल जेई मेन से भी वहाँ से क्वेश्चन बना है, वो ढंग से करो। वंस ऑल दिस इज डन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं पहले वो करो, क्योंकि वो एक्सेप्शंस ज़्यादा पूछते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो वहाँ जितने नेम रिएक्शंस है, इंटरमीडिएट है, कंपाउंड है, रिएजेंट है, रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, -NH3 कहीं पे लिखा है, एरो कैसे बन रखे हैं, 2 साइडेड एरो है, सिंगल साइडेड एरो है, हीट कितनी देनी है, ये सब ढंग से देखो। जितने स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं उनके IUPAC नेम ढंग से देखो। जितने एक से दूसरे में इंटर कन्वर्जन्स दे रखे हैं वो ढंग से देखो। वंस दिस इज़ डन तो कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस उन्होंने दे रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इंटर हो, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। बेस्ड ऑन दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, इन सब में सीक्वेंस चलती है, डिफरेंस आते हैं। तो बहुत जगह नीचे ना उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। वो वैल्यू मत लर्न करो, लेकिन उनकी सीक्वेंस लर्न कर लो, एज इट इज़ नीट में पूछा जा सकता है। वंस दिस इज डन, लास्ट 3 to 5 ईयर्स के PYQs का एनालिसिस करो। एक मिस्टेक मैं बताता हूँ जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, लास्ट 30 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने के पीछे जाते हैं कि भैया मुझे तो 30 साल के PYQ लगाने हैं। ऐसा मत करो, 30 साल के PYQ लगा के तुम गधा मजदूरी तो कर रहे हो, क्या उनका एनालिसिस किया तुमने ढंग से? एनालिसिस अच्छे से करो। एक प्रो टिप मैं देता हूँ, आप थ्योरी के पीछे मत भागो, लेक्चर्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट्स और बिल्कुल थ्योरेटिकल ज्ञान के पीछे मत भागो, प्रैक्टिकलिटी के पीछे भागो। सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एनालाइज देम, लर्न फ्रॉम वेयर नीट में पेपर आएगा। जो मैंने तुम्हें यहाँ वीडियो में एलिमेंट्स बताए, यहीं से पेपर आएगा। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो, ये वीडियो अभी सेव कर लो, नीट के बाद जब पेपर आ जाएगा तुम खुद से मैच करना कि पेपर यहाँ से कितना आया। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया बहुत सारे पेपर्स का, राइट। इसलिए हमारे मेंटोरशिप में हम बच्चों को ये सब चीज़ें कराते थे। दैट बीइंग सेड, अगर तुम ये सारे एलिमेंट्स अपने एग्जिस्टिंग टाइम टेबल्स के साथ फॉलो कर लेते हो तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। बाकी डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार, अगर 1% चांस भी है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तो गो फॉर दैट चांस। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया मेरा स्कोर 300 से भी कम आ रहा है, 100 समथिंग आ रहा है, विल आई बी एबल टू क्रैक नीट दिस ईयर? देखो यार, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू हैव 1000 रीजन्स टू टेल यू कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। आई डोंट वांट टू ऐड अप टू दोज रीजन्स। मैं चाहूँगा मैं हमेशा एक रे ऑफ होप बन के आऊँ कि यार बड़े भाई की तरह ही इज़ बिलीविंग इन मी, राइट। व्हेन नो वन इज़ बिलीविंग इन यू, आई वांट टू बी द पर्सन हु वुड बिलीव इन यू। लेकिन सिर्फ बिलीव करने से, सोचने से कुछ नहीं होता है, एक प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअली में नीट क्रैक करना है, प्लीज़ लास्ट 1 मंथ के आसपास बचा है, गिव एवरीथिंग यू हैव टू द प्रोसेस। जितना ज़्यादा सिटिंग लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी पूरी मत पढ़ो गत्ते से गत्ते तक, एटलीस्ट पहले ये चीज़ें करो, फिर बाकी चीज़ें करना। बस इस वीडियो को छोटा रखते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।